मुख्यमंत्री के खिलाफ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो जो उन्होंने तुझे तू शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए जो है विक्रोली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई और कहा गया कि इस पूरे मामले में एक गुनाह जो है वो दर्ज कर रह जाए। तो उद्धव के खिलाफ टिप्पणी पे जो है शिकायत की जाए और कहा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। एडवोकेट है यहाँ पे जिन्होंने जो इस पूरे मामले में जो है मामला दर्ज करवाया, नितिन माने। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो डिंडोशी पुलिस है, वहां के एसीपी और डीसीपी को भी एक लेटर दिया गया अरुण श्रीकांत मिश्रा द्वारा। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत ने जिस तरह अभद्र शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री के लिए किया है, जिस तरह से मूवी माफिया के साथ मिलकर काम करने की बात कही है और जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर यानी धर्म से इस पूरे मुद्दे को जो है जोड़ने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं कंगना के खिलाफ जो है मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसी शिकायत जो है एक पत्र के माध्यम से जो है डिंडोशी पुलिस स्टेशन में भी दी गई है। यानी दो जगह, डिंडोशी पुलिस स्टेशन और विक्रोली पुलिस स्टेशन, दोनों जगह जो है गंभीर मामला दर्ज करने के लिए एक शिकायत जो है दर्ज कराई गई है। जी अमित, और इस सब के बीच में लगातार हम ये देख रहे हैं कि बीएमसी की जो कार्रवाई थी उस पर बड़े बड़े लीडरों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया। कल हमने देखा था कि शरद पवार ने इस सिलसिले में खास तौर पर मुलाकात की थी सीएम से, और आज भी ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नर की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नाराजगी का इजहार किया गया है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, कल शरद पवार की उद्धव ठाकरे की बैठक हुई थी। उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार ने ये समझाया इस पूरे मामले को तूल न दिया जाए, किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं होगी, क्योंकि जितनी बयानबाजी आप करेंगे उससे कंगना को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, वो प्रोत्साहित होती नजर आएंगी और सरकार के खिलाफ एक अलग छवि बनेगी। इसलिए कोई कुछ भी कहे, कोई सोशल मीडिया पे भी कुछ कहे या कंगना कुछ कहती है, तो भी शिवसेना की तरफ से या महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और वही हो भी रहा है कि आज हमने जो शिवसेना कुछ नेताओं से बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें मना किया गया इस पूरे मामले को देखते हुए। तो अब ये तय किया गया शिवसेना की तरफ से कि कोई इस मामले में बोलेगा नहीं। और अभी कुछ ही देर पहले संजय राउत जो सामना दफ्तर से निकल भी रहे थे, उनसे पूछा भी जा रहा था, सवालों से बचते नजर आए। उनका कहना है कि हमारे लिए मामला खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं जानते। यानी सब लोग अब बच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। बिहार से खबर है, जहां असेंबली इंतखाबात से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के मेहमानों में एक रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। रघुवंश प्रसाद ने एम्स से लालू प्रसाद यादव को खत लिखा। उन्होंने लिखा कि 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा हूं, लेकिन अब नहीं। उन्होंने पार्टी की आला क़यादत, कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पिछले कई दिनों से वो पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन खुद को बिहार में मजबूत करने की कवायद में लगा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे से। रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जो बिहार के प्रदेश सचिव हैं, प्रभारी हैं दक्षिण बिहार के। उनसे हम बात कर लेते हैं। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, ये राजद के परिवार का अपना मामला है। इस पे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। लेकिन इससे लगता है कि जिस तरीके से इंटैक्ट होने का दावा किया जाता है, महागठबंधन विधानसभा चुनाव में जा रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह एक सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक तजुर्बा भी उनका रहा है। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा राजनीतिक विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से जब भी कोई सीनियर लीडर किसी भी पार्टी को छोड़ता है तो नुकसान होता है, बट ये उनके व्यक्तिगत मामले हैं राजद के और रघुवंश प्रसाद सिंह जी के। हमारा कोई टिप्पणी इस विषय पे करना उचित नहीं। बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चूंकि मामला ये राजद का है, अंदरूनी मामला है, लिहाजा सहयोगी दल जरूर है कांग्रेस, लेकिन इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है कांग्रेस के लिए, और बोलना भी नहीं चाहते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। रघुवंश साहू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है, और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। अंततः उन्होंने दलदल से निकलने का फैसला किया और यह निर्णय
स्वागत योग्य है। आदरणीय रघुवंश बाबू जैसे लोग ने एम्स अस्पताल से अपना पत्र जारी किया है और अपनी मानसिक पीड़ा का जो इजहार किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो 32 वर्षों तक अपनी सेवा की चर्चा की है और जिस भावना का प्रकटीकरण किया है वह इस बात को प्रकट करता है कि जो राजनीति में नौ सामंत के रूप में जिस पृष्ठभूमि के लोग से माननीय रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन को चुनौती दे रहे थे, एहसास हुआ होगा माननीय लालू प्रसाद जी कि जेल खाने के अंदर रहने पर आपके दल के आपके सहयोगी उम्र में बड़े ऐसा राजनीतिक नाबालिग नेतृत्व आपने अपनी पार्टी को सौंपा कि बुजुर्गों का अपमान करने का जो राजनीतिक कुसंस्कार था वह आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना से प्रकट हुआ है। लेकिन 32 वर्षों का साथ था, बहुत बड़ा चीज पीछे रहा, लेकिन अब नहीं रहा। अरे उससे महत्वपूर्ण विषय है कि हॉस्पिटल में हैं, एम्स हॉस्पिटल से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। ये मनः पीड़ा, कोई अपने जीवन रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे कोविड-19 के समय, उन समय मानसिक पीड़ा देने का काम लालू जी के पुत्र ने करने का परोक्ष रूप से काम किया था। तो गुनाहगार कौन है ये लालू जी आपको बताना पड़ेगा। 32 वर्ष तक आपके साथ रहे तो जरा ट्वीट करिए कि गुनाहगार कौन। जो भी लोग आरजेडी में हैं जिनमें थोड़ा भी पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने आप को अब आरजेडी में जिसको बोलते हैं सुफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज रघुवंश बाबू जैसे जो इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे, देश की सेवा की और जिसको बोलते हैं कि राजनीति में शुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जाकर के ऐसे इतने बड़े नेता जो लंबे समय से बिहार और देश में उनको राजनीति में का योगदान था जाकर के, और जिस तरह लगातार उनके साथ अपमानित किया जा रहा था, उनके भावनाओं का खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था, कोई रास्ता था नहीं जाकर के। तो भारतीय जो अपने आरजेडी जो पार्टी जाकर के है, वहाँ तो एक परिवार की पार्टी जाकर के है, और ये सारे जो चीज़ें हो रहे हैं लालू जी के इशारे पर हो रहे थे। उनके बेटे जो हैं तेज प्रताप का हाल में बयान उनके खिलाफ में आया था जाकर के, बाद में बयान पलटने का भी काम किया था। तो ऐसे जो नेता कद्दावर जो नेता हैं जाकर के, जिन्होंने आरजेडी को आगे लाने में काफ़ी अहम भूमिका थी, आज उनके साथ जिस तरह से उनके सम्मान, उनके भावनाओं के साथ और जिस अपमानित लगातार करने का काम किया था, कोई रास्ता नहीं था। तो आदरणीय रघुवंश बाबू ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। रफाल की बाकायदा एंट्री के साथ हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की ताकत में इजाफा हुआ है। अम्बाला एयरबेस पर एक ख़ास तकरीब में रफ़ाल को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में शामिल किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, फ्रांस की वज़ीर दिफ़ा फ्लोरेंस पार्ली समेत कई नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि रफ़ाल ताकतवर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये आंख दिखाने वालों के लिए एक पैगाम भी है। उन्होंने कहा कि रफ़ाल की फ़िज़ाइया में शमूलियत हिंद फ्रांस के बीच मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है। हिंदुस्तान और फ्रांस की पार्टनरशिप इक़्तिसादी, साइंस, सकाफ़त और दीगर शोबे में गहरी है। उधर फ्रांस की वज़ीर दिफ़ा फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि इसे दोनों मुल्कों के लिए हुसूलियाबियों का दिन कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंद फ्रांस मिलकर नए बाब रकम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की रुकनीत की फ्रांस तायद करता है। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग
प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। राफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोज को एक नई चमक देगा। आप सभी राफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। मॉस्को में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अपने चीनी हममनसब वेंग ई से मुलाकात करेंगे। LAC पर कशीदगी के दरमियान दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक रिपोर्ट। दुनिया भर की निगाहें आज शाम मॉस्को में होने वाली हिंद चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर होंगी। LAC पर कशीदगी के बीच दोनों हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वेंग ई की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दो तरफा मुलाकात में LAC पर जारी कशीदगी पर तफसीली बातचीत की तवक्को है। उम्मीद की जा रही है कि सरहद पर बढ़ती कशीदगी को कम करने में दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की ये मुलाकात कारगर साबित होगी। ख्याल रहे कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में दो तरफा मामलात नहीं उठाए जा सकते। रुकन मुमालिक के दरमियान बाहमी एतमाद साजी और ताउन को फरोग देने के लिए शंघाई ताउन तंजीम प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। Question. This is indeed quite an interesting story about the establishment of the SCO. You are quite right that the organization appeared is the outcome of the successful border resolution or finalization of any border issues between the Central Asian states and Russia, China, and then, of course, it's paved the way for the further multifaceted cooperation. Now we have quite a multi-dimensional partnership, which covers not only security issues, not only political issues, but quite a good component of economic cooperation. Allowed to be involved into the agenda of the organization. So the important thing about SCO would be that this is quite a comfortable platform for expanding cooperation and common ground in order to build mutual trust and eventually create some conditions for expanding of the dialogue between the countries. ख्याल रहे कि पेंगोंग झील के शुमाली किनारे और गोग्रा पोस्ट से चीन ने अपने फौजियों को अभी तक पीछे नहीं हटाया है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों चीनी फौज ने दरअंदाजी की कोशिश भी की थी, जिसे सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी फौजियों ने नाकाम बना दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते हिंद चीन के वज़ीर दिफा की मुलाकात भी हुई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये वाज़े कर दिया था कि ज़मीन का 1 इंच भी जाने नहीं देंगे और हिंदुस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कारबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों में 95,735 नए मामले रोशनी में आए हैं। नए मामलों के रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 44,65,864 हो गई है। उनमें 34,71,784 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 9,19,018 एक्टिव मामले हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के ज़रिए जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,172 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह मुल्क में अब तक कोरोना से 75,062 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना टेस्ट में भी इजाफा किया गया है। ICMR के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,29,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। खबर हैदराबाद से है, जहां तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मक्का मस्जिद की तज़ीर नौ में ताख़ीर का मामला उठाया गया। TRS के रुकन फारूक हुसैन और MIM के सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने मस्जिद के कामों में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। लॉकडाउन के दौरान
मौजम जाही मार्केट की तज़ीन नौ और शहर के फ्लाईओवर्स की तामीर तो खूब हुई, लेकिन मक्का मस्जिद के कामों में ताख़ीर और लापरवाही पर हुकूमत से जवाब तलब किया गया। 400 సంవత్సరాల పాత మస్జిద్, చరిత్రాత్మకమైనటువంటి మస్జిద్ హైదరాబాదులో ఆనాటటువంటి మౌజంజాయ్ మార్కెట్ మొన్న కేటీఆర్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేసిర్రు. చాలా చక్కగా తొందర టైంలో పని జరిగింది. లాక్డౌన్ పీరియడ్లో హైదరాబాద్లో ఎన్నో ఫ్లైఓవర్స్, ఎన్నో రోడ్లు మున్సిపాలిటీ పక్షాన కేటీఆర్ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తుండ్రు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజలు పాల్పంచుకొని ఇవాళ నిజంగా కూడా హైదరాబాద్లో ఇంత తొందర పని జరిగిందంటే వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ఆశ్చర్యపడ్డారు. కాబట్టి తొందర ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఒత్తిడి చేసి ఆ పనిని పూర్తి చేస్తే బాగుంటుందని కోరుతాము. ये बोला गया कि रमज़ान से पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा. अब मगर ये जो काम में ताख़ीर जो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी एक वो जो बुनियादी वजह ये है सर, 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है. जो रिनोवेशन का काम और अब ये जैसा ये मिनिस्टर साहब बताए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जो दी गई है कि 18 सितंबर 220 तक कंप्लीट करे. तो अब वो आज जो 10 सितंबर है, 8 दिन में क्या वो काम कंप्लीट कर जो पाएगा. तो जो मौजमजाही मार्केट का रेस्टोरेशन वर्क करे वही कॉन्ट्रैक्टर है. तो यहाँ पर जल्दी कैसा काम होता है, वहाँ ताख़ीर क्यों होती है. मैं ये चाहता हूँ कि ताख़ीर ना हो और आइंदा रमज़ान से पहले पूरे काम में मुकम्मल हो जाइए. उधर तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि हुकूमत से मस्जिद की तज़ीन नौ में कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का काम 75% तक मुकम्मल कर लिया गया है। तारीख़ी इमारत की तज़ीन नौ में ताख़ीर लॉकडाउन की वजह से हुई, लेकिन हुकूमत ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करेगी. దాదాపు 75% దాదాపుగా కంప్లీట్ అయినాయి సార్. దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ మక్బరా మదర్సా ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, ఈ ఈస్టర్న్ గేట్వే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు 100% పూర్తయినాయి సార్. అదేవిధంగా ఈ మక్బరా ఫేజ్ 1 వెనుక 20% పనులు పూర్తయినాయి సార్. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ డంగు సున్నము మన ప్రాంతంలో అవైలబుల్ లేక ఇది గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి డంగు సున్నం తెప్పిస్తున్నారు సార్. కొంత ఆలస్యం కావడం వల్ల మనకు సెప్టెంబర్ 2020 వరకు గడువు ఇస్తూ సోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికే. అదేవిధంగా లాక్డౌన్ కూడా వచ్చింది. ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కార్మికులు కూడా కొంత డిస్టర్బ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, వలస కార్మికులు. కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా ఈ పనులు పూర్తి చేస్తాం. అదేవిధంగా మరి జాఫ్రీ గారు అన్నట్టు వచ్చే మన ఫెస్టివల్ వరకు తప్పకుండా దీన్ని పూర్తి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कंगना रनावत पर कार्रवाई के मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के लीडर नाराज नजर आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि मामले को तूल न दिया जाए. कांग्रेस और एनसीपी का ये मशवरा है. जिस तरह से कल हमने देखा था कि शरद पवार ने भी ये कहा था कि इस मामले को तूल न दिया जाए, किसी तरह की कोई बयानबाजी न की जाए. इसी तरह की बात आज भी उठी है और अब कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों के लीडर इस पूरे मामले पर नाराज नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि मामले को तूल न दिया जाए. महाराष्ट्र से अहम खबर, जिसमें एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि कंगना रनावत की जो कार्रवाई की गई है, अब उस मामले को तूल ना दिया जाए. एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित का. अमित, लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब इस मामले को तूल ना दिया जाए. ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहेंगे. देखिए, इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत जो है सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं और जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो उनके दोनों घटक दल हैं, महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस और एनसीपी के जो शीर्ष नेता है वो कंगना पे कार्रवाई को लेकर नाराज है और कांग्रेस एनसीपी का ये कहना है कि मामले को
तूल न दिया जाए, जो कार्रवाई हुई है उसको कानून के तहत बताया जाए, क्योंकि कल 30 सितंबर तक डेमोलिशन पर कोर्ट की रोक होने पर भी कंगना के घर को तोड़ा गया था और सरकार के खिलाफ एक गलत संदेश जा रहा है। इसलिए कल पवार उद्धव के मीटिंग में तय हुआ था कि इसे राज्य सरकार की कार्रवाई न बताया जाए, बीएमसी की कार्रवाई कहकर प्रशासन पर छोड़ दिया जाए। और आज संजय राउत ने भी यही कहा कि ये कार्रवाई बीएमसी ने की है, उन्होंने नहीं की है। तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस और एनसीपी जो है अब इस मसले से जो है बचना चाहते हैं और पवार ने खुद ही कहा है उद्धव ठाकरे को कि इस मसले पे कोई नहीं बोलेगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारी शिवसेना के कुछ नेताओं से बातचीत हुई कि शिवसेना ने भी कह दिया अपने प्रवक्ताओं को कोई भी इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा। यानी महाविकास आघाड़ी में जो 3 पहियों की सरकार है, कंगना के मुद्दों को लेकर तीनों एक दूसरे से अलग थलग नजर आ रहे हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है। कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात में स्कूल, कॉलेज और मदारिस का तालीमी निज़ाम तो दरहम बरहम हुआ ही था। अब मदारिस में दाखिले और प्राइवेट फॉर्म दाखिल करने वाले तलबा की तादाद में भी गैर मामूली कमी नज़र आ रही है। मदारिस में तलबा की कम होती तादाद से मदरसा मुंतज़मीन बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में मदरसा तालीमी निज़ाम को लेकर बोर्ड और मदारिस की अपनी परेशानियां पहले ही कुछ कम न थीं कि कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात ने बोर्ड और मदारिस के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। एक तरफ तो ऑनलाइन तालीम को लेकर मदारिस का तालीमी निज़ाम पहले ही हालात की मार से दो चार था। ऐसे में मदारिस में दाखिले न होने और प्राइवेट फॉर्म दाखिल करने वालों में बोर्ड इम्तहानात को लेकर रुझान कम होने से मदरसा मुंतज़मीन और ज़्यादा फिक्रमंद है। बच्चे मदारिस इस्लामिया से, मदरसा बोर्ड से प्राइवेट फार्म भरते थे, उनको जो है इस साल उनका ऐसा इरादा है कि जो हम कोई तैयारी कर नहीं पा रहे हैं और जो है क्या नाम है उसका फार्म भरने का उन लोगों का इरादा नहीं है, तो इस साल जो है बहुत ज़्यादा तालीम मुतासिर रहेगी। मदारिस इस्लामिया की तलबा बहुत कम फार्म भरेंगे बोर्ड के, तो वो जो है इस तरफ मदारिस की तालीम की तरफ लोगों के रुझानात कम हो रहे हैं। इस बुनियाद पर पिछले साल भी जो है वो फार्म कम भरे थे लोगों ने, मदारिस में तलबा कम हो गए थे। यूपी मदरसा तालीम बोर्ड के साबिक जिम्मेदारान के मुताबिक कोरोना वबा के कहर की वजह से मदरसा तालीम बुरी तरह से मुतासिर हुई है, लेकिन आइंदा इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए बोर्ड और मदारिस को लाहे अमल तय करना जरूरी है। जितने भी मदारिस हैं उन तमाम मदरसों के अंदर तालीमी निज़ाम बहुत हद तक इस कोरोना वबा से मुतासिर हुआ है। तलबा जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट के ऑर्डर की बुनियाद पर अपने अपने घरों पर हैं और कोई भी तालिब इल्म मदरसे में मौजूद नहीं है और मदरसे का निज़ाम किसी न किसी हद तक हॉस्टल का मोहताज है और तकरीबन अक्सर मदरसे वो हैं कि जिनके अंदर हॉस्टल की सहूलत मौजूद होती है। ऐसे आलम में जब हॉस्टल ही बंद हैं और तो कोई नहीं आ सकता, तो कैसे मुमकिन है कि निज़ाम चल सके। यूपी मदरसा बोर्ड से मुंसलिक मदारिस में तालीमी निज़ाम को लेकर पहले ही काफ़ी मसले रहे हैं। ऐसे में कोरोना वबा से पैदा हुए हालात में मुश्किलात से उबरने की कोशिशों को लेकर बोर्ड और मदारिस की कोई ख़ास तैयारी नज़र नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।